Hello everyone, myself Prachi Sahu and I am going to explain about organic chemistry topic, that is retrosynthesis, in which I will cover sim and synthetic equivalent, then guidance of our retrosynthesis process. Then my next topic will be functional group interconversion, and lastly third topic will be one group disconnection. In this topic I will explain about all these three topics. So let's continue. पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ गए, हम लोग इस दिमाग में बस एक ही बात आता है कि रिएक्शन होने का, और रिएक्शन के लिए दो चीज़ जरूरी है, जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, रिएक्टेंट हम लोग वो बोल सकते हैं कि पुराना बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होता है, ओल्ड bond breakdown, and in product new bond formation। जब रिएक्ट से प्रोडक्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंथेसिस प्रोसेस। इस रिएक्शन में हम लोग को रिएक्टेंट पहले से पता रहता है और प्रोडक्ट हम लोग को फाइंड करना रहता है, पर रेट्रोसिंथेसिस पे हम लोग को प्रोडक्ट जो जिसको टारगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं वो हम लोग को पता रहता है, और उसमें से हम लोग को रिएक्टेंट को जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, चलो रेट्रोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो हम लोग का टॉपिक रेट्रोसिंथेसिस है, पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस में a logical approach for designing the organic synthesis which involves breakdown of molecule which is target molecule into available starting material by imaging breakdown of bond disconnection and or by FGI, which is also known as function group interconversion, is known as retrosynthesis or disconnection, retrosynthesis analysis या synthetic backward। This is the process of synthesis designed with start with the product and work backward towards the starting material। A double line called a retrosynthesis arrow is a common used to indicate a reaction return backward the actual reaction in the reverse। तो हम लोग जब इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो हम लोग पहले पढ़े थे कि कुछ भी रिएक्शन जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो इसको सिंथेसिस बोलते हैं और ये फॉरवर्ड होता है। पर इस टॉपिक में प्रोडक्ट जिसको हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पर बोला गया है वो हम लोग को पहले से नोन है, और हम लोग को रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको रिवर्स प्रोसेस किया जाता है टू फाइंड ए रिएक्टेंट। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स सिंथेसिस भी बोलते हैं, या फिर सिंथेसिस बैकवर्ड या डिस्कनेक्शन या फिर रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग का चार नाम है, सिंथेसिस रिवर्स, रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन या सिंथेसिस एनालिसिस। यहाँ बस हम लोग में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया जाता है एस्टर, और इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो का यूज किया जाएगा यहाँ पर, जिसको रेट्रो सिंथेसिस भी बोलते हैं। और जब इस यहाँ से हम लोग काटेंगे इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा
रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है अमाइड। जब अमाइड का हम लोग रेट्रोसिंथेसिस करते हैं तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊपर में जब दो मॉलिक्यूल के बीच में ब्रेकडाउन यहाँ से जब कर रहे हैं तो हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग कार्बन नाइट्रोजन अमाइड लिखेंगे। जब यहाँ पर एक जगह इसको काट रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसको डिस्कनेक्शन बोलते हैं, और हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। सिंटोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंटोन आर द आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट रिएजेंट यूजुअली कैटायन और एनायन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्कनेक्शन। जब हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनाते हैं तो प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें हम लोग को वो प्रोडक्ट में आयन या कैटायन मिलता है, आयन और कैटायन मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है ये अपने पास है 2,4-डाइक्लोरोफेनेसी ऑक्साइड एसिटिक एसिड, जो अपना ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है। जब हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जाता है, जब ये मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो इस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ये और इसमें, जहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आता है और ये रिएक्शन पे पॉजिटिव। क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ब्रेकडाउन होता है इसलिए हम बस कार्बन और ऑक्सीजन लिखते हैं, और ये कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन लिखते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट आर द रियल केमिकल कंपाउंड रिएजेंट कैरिंग आउट फॉर द फंक्शन ऑफ द सिंटोन। इसमें जो सिंटोन है, सिंटोन में जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जैसे कि इस कंपाउंड में जब हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है तो उसमें हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज प्लस बेस यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग एक मॉलिक्यूल जो टारगेट मॉलिक्यूल को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पर से क्यों डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका सिंपल रीजन ये है कि जब हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो यहाँ पर बेंजीन में चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज बेंजीन को स्टेबलाइज नहीं करने पाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पर ब्रेक डाउन ना करके हम लोग इस दोनों के बीच में ब्रेक डाउन किया जाता है। कुछ एग्जांपल ये है कि यहाँ पर सिम्टम है सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ये अपने पास मॉलिक्यूल है, जहाँ पर से यहाँ पर हम लोग के पास मॉलिक्यूल में पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आ जाता है, उसको देख करके हम लोग पता चल जाता है कि सिम्टोन है, और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यह नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इस मॉलिक्यूल पे हम लोग को यहाँ पर दो तरीके से हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन एटम ऐड करके इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम ऐड करके इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, जो न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम लोग इस कंपाउंड को यूज कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है उसको निकाला जाता है,
जिससे हम लोग को स्टेबल कंपाउंड मिल सके। सेम एग्जांपल यहाँ है, जैसे नेगेटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग को पॉजिटिव आयंस यूज किया जाता है। और फिफ्थ एग्जांपल और सेकेंड एग्जांपल सेम है, और इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाया जाता है, और ये नेगेटिव और हाइड्रोजन मिल करके एक बॉन्ड बना लेते हैं और बाद में जाके ये फॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से इसको स्टेबलाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गाइडेंस, मतलब कि कैसे स्टेप पे क्या क्या रूल लगता है रेजोनेंस को फॉलो करने। अब हम लोग गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइडेंस फॉर चूजिंग रेट्रोस, पहला गाइडेंस ये है कि डिसकनेक्शन मस्ट बी करस्पॉन्ड टू द रिवर्स ऑफ रियल एंड वर्केबल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जब भी रिएक्शन, जैसे कि रिएक्शन ये है जैसे टारगेट मॉलिक्यूल, जब भी कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिसकनेक्ट किया जाएगा तो चॉइस हम लोग पर दो चॉइस आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिसकनेक्शन हम लोग एक यहाँ पर कर सकते हैं और एक डिसकनेक्शन यहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग को दोनों चॉइस में देखना पड़ता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। जैसे कि फर्स्ट में चॉइस किया जा रहा है तो ये रिलेटिवली रियल और वर्केबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जब ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो बेंजीन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बेंजीन स्टेबल नहीं होने पा रहा है, और बिना स्टेबल के ये रिएक्शन गलत है। जबकि वही जब हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पर जब ऑक्सीजन और कार्बन का ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो दोनों कंपाउंड स्टेबल हो जा रहा है, दोनों कार्बन स्टेबल हो जा रहा है। तो ये रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि यहाँ पर स्टेबल हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग को रेट्रोसिंथेसिस दिखाने के लिए डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन और कंपाउंड ईथर है, इसे ईथर लिखा जा रहा है। जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग के पास ये आ रहा है। इसको सिंथोन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस पढ़े हैं, जब भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रहता है तो उसको सिंटोन बोलते हैं, और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट किसी बेस के साथ कर सकते हैं। तो इस कंपाउंड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अमाइड। जब अमाइड को ब्रेक डाउन किया जाता है, यहाँ से ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन अमाइड लिखाया हुआ है। जब इसको ब्रेक डाउन किए तो हम लोग को पहला सिनोप्टेन मिला, फिर सिनोप्टेन के बाद हम लोग को सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, और इस जगह पे और यहाँ पर हम लोग क्लोरीन ऐड करके इस कंपाउंड को बना सकते हैं। इस कंपाउंड को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े थे, वो है इस तरीके से भी इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड गाइडलाइंस बोलता है फॉर कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट जॉइंड बाय हेटेरो एटम।
disconnected next to the heteroatom. These guidelines work for ether, amide, acetyl, ketone, sulfate and so on because these compounds are often prepared by substitution reaction. इस गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि जहाँ डिस्कनेक्शन वहाँ पास होगा जहाँ पास हेटेरोएटम प्रेजेंट है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में सल्फेट पे यहाँ पास कार्बन और सल्फर प्रेजेंट है, मीन्स कि हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो इसके बीच पे डिस्कनेक्शन यहाँ पास होगा, तो सल्फेट पे माइनस चार्ज और यहाँ पास कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसको बैलेंस आउट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हम लोग को मिलेगा। तब इसी का अगर हम लोग सिंथेसिस देखते हैं कि सिंथेसिस कैसे हो रहा है, जब इसी रिएक्शन का सिंथेसिस देखेंगे तो हम लोग को जब वो कंपाउंड मिला हुआ है तो इस कंपाउंड को जब रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस पे, तो यहाँ पास का हाइड्रोजन और यहाँ पास का क्लोरीन रिलीज हो जाएगा और हम लोग को सेम टारगेट मॉलिक्यूल हम लोग को यहाँ पास मिल जाएगा। जो हम लोग को टारगेट मॉलिक्यूल या फिर प्रोडक्ट सेम हम लोग को यहाँ पास मिल जाएगा। तो इस गाइडलाइंस में यही बोलता है कि ये बस जहाँ डिस्कनेक्शन वहीं पास होगा जहाँ पास हेटेरोएटम प्रेजेंट है और ये वर्क होता है ईस्टर, अमाइड, एथर, अमाइड, एसीटेट, कीटोन, सल्फेट, एल्कोहल हर रिएक्शन में होता है। रूल नंबर 3 में ये बोला गया है कि कंसीडर अल्टरनेटिव डिस्कनेक्शन एंड चूजिंग रूट दैट अवॉइड chemoselective problem. This can often be done by discontinuing more relative group first. इसमें ये बोला गया है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो वाला ग्रुप पहले रिएक्ट करेगा या डिसकंटिन्यू होगा। मतलब एग्जांपल हम लोग देखें कि ICI D77114 इंटरमीडिएट जो एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड बहुत तरीके से डिसकंटिन्यू हो सकता है। पहला ये है, पहला यहाँ से कर सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे रिएक्शन देखते हैं। जब हम लोग यहाँ से फर्स्ट डिसकंटिन्यू करते हैं तो हम लोग को ये मिलता है, ये मिलता है। यहाँ पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर जब यहाँ बी से डिसकंटिन्यू करता है तो हम लोग को ये मॉलिक्यूल मिलता है जहाँ इसमें पॉजिटिव और ऑक्सीजन में नेगेटिव। और थर्ड वाले में जब थर्ड से ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को इस टाइप का रिएक्टेंस मिलेगा। और अगर इस कंपाउंड को जब हम लोग ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को ये अलग मिलेगा और इतना कंपाउंड अलग मिलेगा। अब इसमें देखा जाए तो हम लोग को ये वाला रिएक्शन और भी आगे जाके प्रोसीजर डिसकंटिन्यू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ के जुड़ा है, मान के चलो Br, तो ये दो तरीके से ब्रेकआउट हो सकता है। पहले यहाँ से कटेगा, यहाँ से डिसकंटिन्यू होगा तो हम लोग को ऑक्सीजन नेगेटिव
प्लस पीएच। हम लोग को ये मिल सकता है। इसका दूसरा प्रोसेस है कि अगर हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। फिर ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, जो यहाँ से कटेगा डिसकंटिन्यू होगा तो हम लोग को पीएच अलग, ये कंपाउंड अलग मिल जाएगा और ये जो पार्ट है ये पार्ट अलग मिलेगा। तो हम लोग अभी तक ये पढ़े कि रेट्रोसिंथेसिस कैसे हो सकता है और किस किस मॉलिक्यूल में अप्लाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन। उसका डेफिनेशन ये है, FGI is a process of converting one function group into another during retrosynthesis. FGI mostly involve oxidation, reduction and substitution. In case we do not have a real workable reaction reverse to a disconnection, so we must therefore first to do FGI change. FGI to change a functional group into another suitable group for a good disconnection. इसमें ये बोला गया है कि जब भी हम लोग रेट्रोसिंथेसिस करते हैं और हम लोग को टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनाना है, तो उस टाइम अगर हम लोग को डिजायर मॉलिक्यूल नहीं मिल पा रहा है या फिर हम लोग को फंक्शनल ग्रुप चेंज करके हम लोग को डिजायर प्रोडक्ट मिल पाएगा, तो उसके लिए हम लोग को FGI दैट इज फंक्शन ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों के हेल्प से भी हम लोग FGI यूज करते हैं। इसमें यह भी बोला गया है कि अगर हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं और उस टाइम हम लोग को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो रियल और वर्केबल नहीं है, तो वहाँ बस पहले हम लोग को FGI को चेंज करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप में, देन फिर हम लोग को उसको मिलेगा, उसके आगे हम लोग को प्रोसीजर हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। We should now like to disconnect COOH or NH2 for aromatic ring, but we do not know for any good reverse reaction corresponding to this disconnection. We must therefore first to do FDI to change this function group into another, which can be disconnect satisfied aromatic acid can be made by oxidation of methyl group and anion group by the reduction of नाइट्रोजन ग्रुप। इसमें यह बोला गया है कि अगर हम लोग के पास मिथाइन है तो मिथाइन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोनिक ग्रुप में बाय द हेल्प ऑफ FGI। और अगर अपने पास अमोनिया ग्रुप है NO2, तो हम लोग NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं ये प्रोसेस को। पर वाइल परफॉर्म जब भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दो एरोमेटिक उसके ऊपर FGI यूज किया जाए, तो हम लोग अब फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन का एग्जांपल देखते हैं। तो अपने पास ईस्टर है जो टारगेट मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल से हमको स्टार्टिंग मॉलिक्यूल तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप हम लोग का है कि डिस्कनेक्शन करना। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन किया जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि डबल एरो से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एस्टर कंपाउंड में, तो यहाँ एस्टर लिखा जाएगा। तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है H2N, इसके साथ अपना साइड प्रोडक्ट है ये। अब इस प्रोडक्ट को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक कार्बनिक ग्रुप को
हम लोग को इसका फंक्शन ग्रुप को चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 2 एरो से, और यहाँ बस हम लोग यूज कर रहे हैं फंक्शन ग्रुप चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे FGI, और हम लोग को ग्रुप मिलेगा मिथाइल। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रो ग्रुप में। तो इसके लिए हम लोग फिर से फंक्शन ग्रुप की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे और हम लोग को नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप को डिसकंटिन्यू करने के लिए हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ CN नाइट्रेशन। तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये है रेट्रोसिंथेसिस, जहाँ टारगेट से हम लोग को स्टार्टिंग मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब इसका सिंथेसिस करके देखते हैं कि कैसे किया जाए होगा। तो हम लोग के पास वो मॉलिक्यूल है, with the help of KNO3। ये प्रोडक्ट हम लोग को मिला। अब इसको मिथाइल को कन्वर्ट करने के लिए कार्बोक्सिल ग्रुप में हम लोगों के एमएनओ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर के एमएनओ के प्रेजेंस पे हम लोग का मिथाइल ग्रुप चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग कन्वर्ट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ कैटेलिस्ट हम लोग को यहाँ बस जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ OET। तो हम लोग को ये टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन ग्रुप लेंगे, उसका डिसकंटिन्यू करेंगे, फिर उसका सेंट्रोल बनाएंगे, फिर उसका इक्विवेलेंट फंक्शन करेंगे। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। द डिसकनेक्शन इन विच वी नीड टू रिकॉग्नाइज ओनली वन फंक्शन ग्रुप टू नो द पोजीशन ऑफ डिसकनेक्शन आर नोन एज वन ग्रुप डिसकनेक्शन। द लेवल CS indicate that we disconnect a bond joining carbon to heteroatom. The corresponding reactions are mostly ionic and involve nucleophilic heteroatom as in alcohol amine thyroxide. This connection will therefore give a cationic symptom. इसमें ये बोला गया है कि जो C और X है, CX जिसमें एक कार्बन और X एक हेटेरोएटम रहेगा, वहाँ बस हम लोग उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, मीन्स ब्रेक करेंगे। अधिकतर इस वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में
मोस्टली आयोनिक मोस्टली रिएक्शन आयोनिक होता है और न्यूक्लियोफिलिक हेटेरोएटम होता है, जिसमें हम लोग को लास्ट में कैटायनिक सिम्टम में दिखेगा। जैसे कि अपने पास RX है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जाएगा तो कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम लोग को R+X- मीन्स कि सिम्टम हम लोग को कैटायनिक मिल रहा है। ठीक है, फिर इस कैटायनिक को इसको हम लोग L यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लिविंग ग्रुप। यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल कोई रिएक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे जो जल्दी से छोड़ के जा सके, जैसे कि Br टॉक्सिल हम लोग को यूज किया जाएगा। अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में देखें RCOO, तो यहाँ पर जब C और X मीन्स हेटेरोएटम और कार्बन के बीच में जब डिसकंटिन्यू होगा तो हम लोग को सिम्टम मिलेगा। और इस सिम्टम को इक्विवेलेंट करने के लिए, सिम्टोनिक इक्विवेलेंट करने के लिए RC इसके साथ जुड़ेगा और ये रिएक्शन दूसरे का जुड़ेगा। यहाँ पर Cl इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अगर जरूरत आने पर ये जल्दी से छोड़ के जा सके, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ईथर का। ईथर में यह अपने पास मॉलिक्यूल है। जब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो हम लोग को सिम्टम ये मिलता है। और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हम लोग कोई भी लिविंग मॉलिक्यूल लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस सल्फेट के लिए भी होता है। जब यहाँ पर बॉन्ड टूटता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हम लोग को फॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन के साथ ये मिलता है। इसको सिम्टोन बोलेंगे और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप इससे रिलेटेड सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट भी लो। थैंक यू।